Hello friends, today we are going to learn 5th standard EVS subject EVS part 1 12th chapter Food for all मतलब सबके लिए खाना। जैसे कि खाना यानी कि जो अनाज है वो बनने की प्रक्रिया, उसकी तकनीकें, इसके बारे में और उसके सीजन्स, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पे कुछ सवाल है। कैन यू टेल which vegetables do we get around the time of दिवाली, which fruits, which grains। यानी हमें दिवाली के समय पे यानी कि विंटर सीजन में कौन कौन सी वेजिटेबल्स, कौन कौन से फ्रूट्स और कौन कौन से ग्रेन्स यानी अनाज हमें मिलते हैं। वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रिंजल, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, अनियन, और फ्रूट्स जैसे कि बनाना, शुगर केन, ये मिलते हैं। और ग्रेन्स वीट, पल्सेस यानी गेहूँ और दालें। What are the seasons for ज्वार, बाजरा, राइस, मैंगोज, ऑरेंजेस एंड जैक फ्रूट। यानी कि ज्वार, बाजरा और राइस यानी कि चावल, आम, ऑरेंजेस यानी संतरे, और जैक फ्रूट का सीज़न कौन कौन सा होता है। तो सीज़न फॉर बाजरा, राइस एंड ज्वार इज़ खरीफ, जो होता है सितंबर अक्टूबर के महीने में उसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। और मैंगोज, ऑरेंजेस और जैक फ्रूट जो हैं वो हमें समर सीजन में मिलते हैं। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डू वी यूज़ एज फूड। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी यूज़ एज फूड बिकॉज वी यूज़ रूट्स, स्टेम, लीव्स, fruits and flowers as our food। एग्रीकल्चर मतलब खेती। एग्रीकल्चरल सीजन्स मतलब खेती के जो सीज़न होते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, फॉर दैट पर्पज वी सो ग्रेन्स इन फील्ड्स एंड प्लांट फ्रूट ट्रीज इन ऑर्कर्ड्स। यानी कि हम जो हमारा खाना है वो पौधों से लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, बीज खेतों में बोते हैं और जो फ्रूट के ट्रीज़ होते हैं यानी कि फल के जो पेड़ होते हैं वो फल बागों में लगाते हैं। अबाउट 60% ऑफ द लैंड ऑफ आवर कंट्री इज़ इन यूज़ फॉर एग्रीकल्चर। यानी हमारे देश की ज़मीन के 60% ज़मीन ये खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। देयर आर 2 मेन एग्रीकल्चरल सीजन्स इन आवर कंट्री। यानी कि हमारे देश में 2 एग्रीकल्चरल सीजन्स हैं। वो कौन कौन से हैं, खरीफ और रबी। फर्स्ट सीजन इज़ खरीफ। द सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर इज़ कॉल्ड द खरीफ सीजन। इन दिस सीजन द क्रॉप्स आर वाटर्ड मेनली बाय द रेन। यानी कि जो जून से अक्टूबर तक लेकर जो सीज़न होता है वो है खरीफ सीज़न। और इस सीज़न में जो ये पौधे हैं या फिर हमारी जो फसल है उसको ज़्यादातर बारिश की वजह से पानी मिलता है। दूसरा है रबी सीज़न। द सीज़न फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च इज़ द रबी सीज़न। इन दिस सीज़न रेन वाटर दैट हैज़ सोक्ड इनटू द सॉइल, द रिट्रीटिंग मॉनसून्स एंड द ड्यू आर द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक रबी सीज़न है। इस सीज़न में जो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर सोख हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, वो उस पानी से चलने वाली जो खेती है, जो फसल है और जो ओस की बूंदें हैं, इसके वजह से जो पानी मिलके जो क्रॉप्स तैयार होते हैं वो है रबी क्रॉप्स। In addition, some crops are grown from March to June. These are called summer crops। यानी कि उनको जो मार्च से लेके जून तक जो क्रॉप्स लिए जाते हैं, जो फसल ली जाती है, जो अनाज उगता है, उसे समर क्रॉप्स यानी कि गर्मी की फसल कहते हैं। विच इज़ द सीज़न फॉर ग्रोइंग राइस। यानी कि राइस यानी कि चावल का ग्रोइंग राइस का सीज़न कौन सा है। द सीज़न फॉर ग्रोइंग राइस इज़ खरीफ। आगे है एग्रीकल्चरल वर्क यानी खेती का काम। एवरी फार्मर विशेस टू गेट अ गुड हार्वेस्ट।
अ गुड हार्वेस्ट प्रोवाइड्स अ गुड इनकम, यानी हर किसान की इच्छा होती है कि उसकी खेती अच्छे से हो, फसल उसकी अच्छे से उगे और उसी की वजह से उसको अच्छा पैसा भी मिलता है। फर्टाइल लैंड, गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर इसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो उपजाऊ ज़मीन, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद, और उसके साथ साथ अच्छा भरपूर मात्रा में पानी, ये सब चीज़ें अच्छी फसल के लिए ज़रूरी होती हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कैरी आउट द टास्क ऑफ टिलिंग द लैंड द क्रॉप, यानी कि जैसे ही पानी है, अच्छी ज़मीन है, अच्छे बीज हैं, अच्छा खाद इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ साथ ज़मीन को उपजाऊ बनाना और ज़मीन को हर बीज बोने के लायक बनाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क होता है। द क्रॉप इन the field must be protected and the harvested crop must also be stored safely, यानी कि बस फसल लेना इतना ही काम नहीं होता, तो उसका वो फसल पूरी होने तक उसका संरक्षण करना और उसके साथ साथ उसे अच्छी तरह से निकाल के अच्छी तरह से पैक करके रखना, ये भी इम्पोर्टेंट काम होता है। ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस आर इम्पॉर्टेंट, ये सभी प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ इंक्रीजिंग एंड स्टिल द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल आर बीइंग मेट। दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, आबादी है, वो बढ़ रही है, फिर भी लोगों की जितनी भी खाने की ज़रूरतें हैं वो खेती के द्वारा पूरी हो रही हैं। ये इसी वजह से पूरा हो सकता है क्योंकि आधुनिक तंत्रज्ञान का इस्तेमाल हमारी खेती में किया जाता है। आधुनिक तकनीकों के ज़रिए हमारी खेती में ज़्यादा हमें उत्पादन मिल सकता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यानी परंपरागत खेती। इन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्लाइंग, टिलिंग एक्सेट्रा वेर डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन। A moat, a huge leather bag driven with the help of oxen, was used to draw water from the well. यानी कि पुराना जो परंपरागत तरीका था खेती करने का, उसमें हल चलाना, खेती की मरम्मत करना, ज़मीन की मरम्मत करना, ज़मीन को पानी देना, फसल को पानी देना, ये सब चीज़ें बैलों की मदद से जो मोट यानी एक बड़ी सी लेदर की थैली होती थी, चमड़े की थैली होती थी, उसमें वो थैली कुएं में छोड़ी जाती थी और बैलों को रस्सी बांध के आगे चलाया जाता था। तो वो थैली भर के जो पानी आता था वो उसे मोट कहते थे। तो वो पुराने ज़माने में पानी भरने के लिए, खेती को पानी देने के लिए बैलों की सहायता से इस्तेमाल की जाती थी। Harvesting, threshing, etc. was done by the members of the farmers' family themselves with the help of oxen. यानी कि जो भी खेती के काम होते थे, जैसे फसल को निकालना, उसे ताड़ना, उसको साफ सफाई करके अच्छे से बोरियों में भरना, ये सब काम जो किसान के फैमिली मेंबर्स थे वही लोग मिलके करते थे। However, farmers now carry out all these tasks with the help of machines. अभी ये सब चीज़ें मशीन के द्वारा की जाती है। इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती करना। इम्प्रूव्ड सीड्स यानी कि सुधारित बीज। अर्लियर इट वॉज कस्टमरी टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ वन ऑफ द हार्वेस्ट फॉर सोइंग इन द नेक्स्ट सीजन, यानी कि पहले पुराने ज़माने में जब हमें अगले सीज़न के लिए बीज बोने के लिए इस सीज़न में कुछ बीज रखने पड़ते थे, उनका जतन करके रखना पड़ता था। दो सीड्स डिड नॉट हैव अ हाई यील्ड, इसकी वजह से वो जो बीज थे उसका ज़्यादा हमें उससे ज़्यादा हमें फसल नहीं मिलती थी, वो ज़्यादा उपज देने वाले नहीं थे। Nowadays, improved seeds are developed through research. अभी इस ज़माने में जो आधुनिक बीज हैं वो रिसर्च करके यानी संशोधन करके ढूंढे गए हैं। They are available in the market for every crop such as jawar, rice, groundnut, wheat, etc.
दीज हैव अ हायर यील्ड, यानी कि ये बीज ज़्यादा उत्पाद देने में हमें मदद करते हैं। और ये सभी क्रॉप्स के लिए, जैसे ज्वार है, चावल है, मूंगफली है, गेहूँ है, इन सब के मार्केट में अवेलेबल हैं। They can resist pest attacks. Some varieties become ripe for harvesting in a shorter period of time, while some give a high yield even with a low water supply. यानी कि इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं? जो इम्प्रूव सीड्स हैं उनके वजह से जो पेस्ट अटैक्स होते हैं, यानी कीटकों का जो हमला होता है अनाज के ऊपर, उसको हम फसल को बचा सकते हैं उससे। उसी प्रकार जो हार्वेस्टिंग टाइम है, यानी कि अनाज तैयार होने का जो समय है वो कम हो जाता है। और कुछ बीज ऐसे भी मिलते हैं जिसकी वजह से कम पानी में भी आप ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्रॉप्स ग्रो वेल इफ़ दे आर वाटर्ड एट द राइट टाइम, यानी कि जो आधुनिक तकनीकें हैं सिंचाई की, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। क्रॉप्स ग्रो वेल इफ़ दे आर वाटर्ड एट द राइट टाइम। वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन इन एडिशन टू द रेन वाटर, यानी कि अगर फसल को सही समय पर पानी मिले तो वो बहुत अच्छे से बढ़ती है। नदियों से, तालाबों से, कुओं से पानी लेके सिंचाई की अलग अलग तकनीकों से जो बारिश का पानी है वो फसल को मिलता है। ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर स्टोर्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड बंड्स ऑन रिवर्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम, यानी पानी झुकाव की तरफ, उतार की तरफ नदी का बहता हुआ पानी रोकने के लिए उसके ऊपर बांध डाला जाता है, डैम बनाए जाते हैं। उसकी वजह से जो पानी है वो वहीं पे रुक जाता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू रेज द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर, इसके वजह से भूजल की जो क्षमता है वो भी उस एरिया में बढ़ जाती है, यानी ज़मीन के अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। क्रॉप्स वेर ट्रेडिशनली वाटर्ड थ्रू कैनल्स, यानी कि पहले नहर होती थी और उसके ज़रिए ही खेती को पानी दिया जाता था। However, much water from the canals is lost due to evaporation and seepage into the ground. Now, certain improved methods of irrigation are used which provide enough water to the plants and at the same time help to save a lot of water. यानी पुराने ज़माने में नहर हुआ करती थी, लेकिन उसकी वजह से वो खुली होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी की भाप बन के इवेपोरेट हो जाती थी और बहुत सारा पानी जो है ज़मीन के अंदर ज़मीन खींच लेती थी, ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती थी। उसके वजह से बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता था। लेकिन अभी जो आधुनिक तंत्रज्ञान है उसके वजह से, आधुनिक तकनीकों की वजह से बहुत पानी बचता है और प्लांट्स को अच्छी तरीके से पानी दिया जा सकता है। उसमें दो हैं, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन आर द टू ऑफ दीज मॉडर्न मेथड्स। उनमें दो हैं, जैसे टिपकाव सिंचाई और स्प्रिंकल इरिगेशन। मतलब जो स्प्रिंकल इरिगेशन का मतलब है जैसे कि स्प्रिंकलर, मतलब जो तुषार है वो पानी की जो बूंदें हैं वो शॉवर की तरह हर खेत में फसल पे डायरेक्टली पानी छोड़ा जाता है। जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन दिया गया है और दूसरा जो चित्र है उसमें स्प्रिंकल इरिगेशन दिया गया है। तो पहला है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड मेक्स यूज ऑफ पाइप्स विथ होल्स। दिस इंश्योर्स दैट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिप्स ओनली नियर द प्लांट्स। ड्रिप इरिगेशन में क्या है, जो पाइप है वो उनको छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं और जहाँ पे पौधा है वहीं पे उसको होल किया जाता है, यानी कि उसमें छेद डाला जाता है। उसकी वजह से बूंद बूंद पानी उस पेड़ को मिलता रहता है, पौधे को मिलता रहता है और इसकी वजह से पानी का पूरा फ़ायदा उस क्रॉप को मिलता है। दूसरा है स्प्रिंकल इरिगेशन। इसमें स्प्रिंकल इरिगेशन मेक्स यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस दैट स्प्रे वाटर डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। यानी कि
स्प्रिंकल इरिगेशन में अलग अलग साइज़ के स्प्रिंकलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पानी का जो छिड़काव है वो डायरेक्टली क्रॉप्स के ऊपर होता है, जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। फाइंड आउट नेम्स ऑफ 2 वैरायटीज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स ऑफ जवार। ये जवार की जो सुधारित बीज हैं उनकी 2 वैरायटी के नाम लिखने के लिए कहा गया है। जैसे कि उसमें एक आप बता सकते हैं रुचिरा मालदांडी और दूसरा है प्रो एग्रो चारी। ये जो 2 वैरायटी हैं वो इम्प्रूव्ड सीड्स ऑफ जवार हैं। हु हेल्प द फार्मर टू ड्राइव द मोट। ऑक्सन हेल्प द फार्मर टू ड्राइव द मोट, यानी बैल किसानों को मोट चलाने में मदद करते थे। हाउ इज़ ग्राउंड वाटर लिफ्टेड दीज डेज, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी है या फिर जो कुएं का पानी है वो ऊपर कैसे लिया जाता है, तो उसके लिए सोलर पावर्ड वाटर पम्प्स यूज़ किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक और डीजल सरफेस पम्प्स यूज़ किए जाते हैं। अगला पॉइंट है फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद, जिसे उर्वरक भी कहते हैं। इफ़ द सेम क्रॉप्स आर ग्रोन रिपीटेडली इन अ फील्ड, the fertility of the soil decreases. Then we have to add fertilizers to the soil to restore its productivity. यानी कि अगर एक ही तरीके की फसल बार बार एक ही ज़मीन में ली जाए तो उस ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से हमें उसमें फर्टिलाइज़र्स यानी खाद का इस्तेमाल या फिर उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी वजह से ज़मीन की जो उत्पादन क्षमता है वो फिर से आ जाती है। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस टू द क्रॉप। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड केमिकल। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो पोषक तत्वों को फसल को दिलाते हैं। उसमें 2 प्रकार के फर्टिलाइजर्स हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरे हैं रासायनिक। नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड मैन्योर्स। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर लाइक ग्रीन वेस्ट एंड एनिमल डंग। यानी कि प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स यानी प्राकृतिक उर्वरक जो होते हैं उन्हें मैन्योर यानी खाद कहते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मटेरियल, यानी कि जो भी प्रकृति में नेचर में जो भी अवेलेबल है, जैसे कि पेड़ पौधों के पत्ते, हरे पत्ते जो गिर गए हैं, या फिर एनिमल डंग यानी प्राणियों का डंग, यानी कि जिसे हम विष्ठा कहते हैं, उससे जो बनता है, जैसे कंपोस्ट खाद है, वो है मैन्योर जो है नेचुरल फर्टिलाइज़र। और दूसरा है केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस in specific proportions useful for agriculture. In traditional agriculture, organic manures such as compost were used. Chemical fertilizers came to be used for quicker growth and higher yields. यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कुछ रासायनिक पदार्थों को एक विशिष्ट मात्रा में मिला के बनते हैं जो खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं। जो परंपरागत खेती थी उसमें जैविक खाद जैसे कि कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो ज़्यादा फसल मिलने के लिए, ज़्यादा अनाज मिलने के लिए और ज़्यादा जल्दी बढ़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। However, the harmful effects of the use of these fertilizers soon became clear. यानी कि इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने के जो इफ़ेक्ट हैं, जो उससे खतरा हुआ है खेती को, वो जल्दी दिखाई देने लग गया है। द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव केमिकल्स इन द सॉइल। यानी कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की वजह से जो बहुत केमिकल्स हैं उसमें यूज़ किए हुए वो ज़मीन के अंदर बढ़ गए हैं। दिस लोअर्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्टिविटी। यानी कि उसके वजह से ज़मीन का उपजाऊपन कम हो गया है और उसके वजह से उत्पाद क्षमता भी कम हो गई है। ओवर वाटरिंग मेक्स द लैंड सलाइन
एंड सैलिन एंड फैलो, यानी कि जो ज़्यादा पानी देने की वजह से भी ज़मीन को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि ज़मीन का खारापन बढ़ता है और ज़मीन जो है बंजर बन जाती है। दिस इज़ सीन स्पेशली इन द पार्ट्स वेयर वाटर इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी, एज फॉर एग्जांपल नियर डैम्स और ऑन रिवर बैंक्स, यानी कि ये जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, जैसे कि नदी के किनारों पर या फिर बांधों के पास, तो ये दिखाई देता है कि ज़मीन जो है वो खारी और बंजर बन गई है। इफ़ लैंड बिकम्स सलाइन एंड फैलो, इट हैज़ टू बी टेस्टेड टू फाइंड आउट विच सब्सटेंसेस इट लैक्स, यानी कि अगर ज़मीन बंजर बन गई है तो ये चेक करना पड़ता है कि कौन से घटक उसमें कम मात्रा में है। द फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड बाय एडिंग दीज सब्सटेंसेस। It is costly and time-consuming procedure. Therefore, it is better to avoid excessive use of fertilizers and waters. यानी कि ज़मीन का उपजाऊपन फिर से लाने के लिए वो सब्सटेंसेस हमें ज़मीन में डालने पड़ते हैं। ये बहुत ही महंगी और समय ज़्यादा लेने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हमें पहले से ही कम योग्य सही मात्रा में फर्टिलाइज़र्स और पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसल की रक्षा। डिसीजेस एंड पेस्ट अटैक्स कैन डैमेज क्रॉप्स इन द फील्ड्स। एज अ रेमेडी, insecticides and pesticides are sprayed on crops or certain chemicals are rubbed on the seeds before sowing। यानी कि ज़मीन की फसल की रक्षा करने के लिए उसके ऊपर जो रोग होते हैं या फिर जो कीटकों का हमला हो सकता है, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, या फिर ज़मीन में बीज बोने से पहले ही उसे कुछ केमिकल्स में डुबोया जाता है या फिर उसके ऊपर केमिकल्स लगाए जाते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप safely is as important as increasing the production. What steps are taken for this purpose? यानी कि जितना ही फसल को अच्छे से फसल की रक्षा करना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह उसका प्रोडक्शन बढ़ाना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह उसको स्टोर अच्छे से करना ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? द ग्रेन इज़ ड्राइड वेल इन द सन एंड फील्ड इन सैक्स, यानी जो अनाज है उसे अच्छे से सूरज की धूप में सुखाना चाहिए और सुखाया जाता है और उसे बोरियों में भरा जाता है। द सैक्स आर देन स्टॉक्ड इन द हाउस और आफ्टर सेलिंग इन वेयर हाउसेस और शॉप्स, यानी जो अनाज है वो घर में या फिर बेचने के बाद गोदामों में या दुकानों में स्टोर करके रखा जाता है। Stored grain can get damaged in two ways. Mice, rats and insects can spoil the grain to a great extent. यानी ये जो स्टोर किया हुआ रखा हुआ जो अनाज है वो दो तरीके से ख़राब हो सकता है। जैसे कि पहला है जो चूहे हैं या फिर कीटक हैं उसको ख़राब कर सकते हैं, ये जो अनाज है उसको खाने लायक नहीं रखते। या फिर ऑल्सो इफ़ द ग्रेन इज स्टोर्ड इन अ क्लोज्ड एंड डैम्प स्पेस इट कैचेस फंगस एंड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग। अगर जो अनाज है वो बंद जगह में जहाँ पे धूप नहीं आती, हवा नहीं आती, ऐसी जगह पे रखा जाए तो वहाँ पे उसे फंगस पकड़ लेगी और वो खाने लायक नहीं बचेगा। To prevent such damage by pests, chemicals are sprayed at the place of storage or all around it. नीम लीव्स आर मिक्सड इन द ग्रेन, यानी कि ये जो डैमेज है उससे हमारी अनाज को बचाने के लिए हम उसके ऊपर कुछ केमिकल छिड़के जाते हैं या फिर जो नीम के पत्ते हैं वो अनाज में डाले जाते हैं, इसकी वजह से उन्हें इंसेक्ट नहीं होते। सम प्रोटेक्टिव केमिकल्स दैट कैन बी मिक्सड विद द ग्रेन आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कि कुछ केमिकल ऐसे मिलते हैं जो अनाज में डाले जाते हैं।
देयर स्मेल रिपेल्स इंसेक्ट्स, उसके स्मेल के वजह से इंसेक्ट जो है, कीड़े जो हैं दूर भाग जाते हैं। स्टोरेज प्लेसेस आर ऑलवेज केप्ट ड्राई एंड एरी टू प्रिवेंट फंगस फॉर्मेशन, यानी कि ऐसे जो गोदाम होते हैं जहाँ पे ये अनाज स्टोर करके रखा जाता है, ऐसी जगह हमेशा सूखी और बहुत जहाँ पे हवा आती जाती हो, ऐसी जगह हो तो वहाँ पे फंगस नहीं जमती। यूज़ योर ब्रेन पावर। What is the advantage of storing grain in wattle and dog baskets? यानी कि जो बेत की जो बास्केट्स बनती हैं या फिर जो डॉग बास्केट्स जो बेत की लिपाप और उसके ऊपर मिट्टी की चिकनाई लिपापोती की हुई जो बास्केट्स बनती हैं, जो पुराने ज़माने में अनाज को स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी, उसे मराठी में कणगी बोलते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा है? तो उसकी वजह से जो फंगस है वो अनाज को कैच नहीं होता, क्योंकि वो एयरी होती हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि खाने का जो स्टोरेज है और पर्यावरण का संवर्धन है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Like humans, other living things also store food. Each of them has a different way of doing it. यानी कि जैसे इंसान खाना स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है, वैसे ही जो दूसरे सजीव हैं वो भी रखते हैं। Insects like ants store food. Bees collect nectar from flowers and store it in a honeycomb in the form of honey. यानी कि जो एंट्स है यानी चींटियाँ हैं, वो खाना अपने घर में जमा करके रखती हैं, या फिर जो मधुमक्खियाँ हैं वो मधुमक्खियों की छत्तों में हनी जमा करके रखती हैं, शहद जमा करके रखती हैं। स्क्विरल्स स्टोर सीड्स, स्क्विरल्स जो होती हैं छोटी छोटी पेड़ों पे दौड़ने वाली, गिलहरी बोलते हैं उसे, वो भी जो बीज होते हैं वो जमा करके रखती है। Because these animals store food, it is available to them when they need it. यानी जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो वहाँ से खा सकते हैं, इसलिए वो जमा करके रखते हैं। All the time plants are busy producing the food they need. Even so, there are some plants that store food. यानी कि जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, वो हर समय खाना बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। वो भी अपना खाना उनके पार्ट्स जो हैं उनमें जमा करके रखते हैं। यू आर फेमिलियर विद बल्ब्स ऑफ प्लांट्स सच एज अनियंस एंड गार्लिक एंड ट्यूबर्स सच एज पोटैटोज, जिंजर एक्सेट्रा। यानी कि पेड़ जो होते हैं वो अपना खाना कंदों में, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, उसके साथ साथ जो बेलियां होती हैं वो जैसे कि आलू, अदरक, ऐसी जो स्टेम्स हैं उनमें खाना उनका जमा होता है पेड़ों का। रेडिशेस, स्वीट पोटैटोज, बीटरूट्स आर ऑल रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स। यानी कि जो हम खाते हैं मूली, शकरकंद, बीटरूट, ये जो हैं वो प्लांट्स के रूट यानी जड़ें हैं। दीज प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम्स और रूट्स। ये जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम में या फिर रूट्स में, जैसे जड़ों में, खाना जमा करके रखती हैं। वी टू स्टोर फूड इन आवर होम्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। यानी हम भी हमारे ज़रूरत के अनुसार खाना जमा करके रखते हैं घर में। इन इंडिया, ड्यू टू द इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, वी नाउ प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन्स। द प्रोडक्शन एक्सीड्स द डिमांड। द सरप्लस फूड ग्रेन इज स्टोर्ड इन ह्यूज वेयर हाउसेस। यानी कि भारत में आधुनिक तकनीकों की वजह से बहुत ज़्यादा अनाज उगता है और इसकी वजह से जो ज़्यादा हुआ अनाज है वो गोदामों में भर के रखा जाता है। समटाइम्स प्रोडक्शन इज़ अफेक्टेड बाय अ डिज़ास्टर सच एज फ्लड्स, ड्रॉट, अ साइक्लोन और हेलस्टॉर्म। जैसे कि कभी कभी बाढ़, सूखा पड़ने से, या फिर चक्रवात की वजह से, या फिर बहुत मूसलाधार बारिश की वजह से ये जो प्रोडक्शन है, उत्पाद है, इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसके ऊपर भी परिणाम होता है।
At such times, the stored surplus grain can be used for the people. इसी टाइम पे जो ज़्यादा बचा हुआ अनाज है वो जो गोदामों में भरा हुआ वो लोगों के इस्तेमाल में आ सकता है. It can also be used for people displaced due to disasters like an earthquake. यानी कि जो लोग अपने विस्थापित हो गए हैं, अपने घर छोड़ के दूर चले गए हैं, जैसे कि भूकंप की समस्या है, उन लोगों को भी ये खाना उपयुक्त रहता है. विजिट टू अ फेयर प्राइस शॉप, यानी कि जो राशन का दुकान होता है उसको विजिट कीजिए. विजिट अ फेयर प्राइस शॉप टू अंडरस्टैंड द रेशनिंग सिस्टम, public distribution system, observe the different kinds of grains available there and if possible the types of ration cards. यानी कि वहाँ राशन की दुकान में जाके वहाँ पे कौन कौन से ग्रेन्स अवेलेबल हैं और उन अलग अलग तरीके के राशन कार्ड, इनके बारे में जानकारी लीजिए. The Green Revolution. Today our country is self-reliant as far as production of food grains is concerned. यानी कि आज हमारा जो देश है वो पूरी तरह से जो खाना हमें चाहिए उसके उत्पाद में स्वावलंबी बन चुका है. We are also able to export the surplus grain. यानी कि हम इतना अनाज हमारे देश में उगा सकते हैं कि हमारे देश की ज़रूरतों को पूरा करके हम उसे एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात भी कर सकते हैं. The tremendous increase in food grain production in our country was achieved during the Green Revolution. यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ जो उपज है अनाज का वो हमारे देश में हरित क्रांति के बाद आया. It was brought about by the joint efforts of scientists, people working for the spread of science and farmers. यानी कि वैज्ञानिकों की वजह से और जो किसानों की मदद करने वाले लोग हैं उनकी वजह से, उनके संयुक्त प्रयत्नों से ये हमें हरित क्रांति हमारे देश में आई. The credit for the research that led to improvement in the seeds of wheat and rice that resulted in the Green Revolution in India goes to Dr. M.S. Swaminathan. यानी कि ये हरित क्रांति जो हमारे देश में आई, जिसमें गेहूँ और चावल जैसे जो बीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा सुधारित बीज हमें मिले, इसका श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन इनको जाता है. अगला पॉइंट है फूड सिक्योरिटी. फूड इज़ अ बेसिक नीड. Many countries have made laws to ensure that every person gets sufficient food according to their need. जो अन्न है वो हमारी प्राथमिक ज़रूरत है. अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पे उन्होंने कानून बनाए हैं कि हर इंसान को, देश में जो भी इंसान है उसको जितना चाहिए उतना खाना उसकी ज़रूरत के हिसाब से मिलना चाहिए. These laws are known as food security laws. इनको अन्न सुरक्षा कानून कहते हैं. In 2013, our country too enacted a food security law. In 2013 यानी 2013 में हमारे देश में भी अन्न सुरक्षा कानून बनाया गया. It has made it possible to fight ills like malnutrition, starvation and deaths due to hunger. इसमें ये जो कानून है ये कुपोषण, भूखमरी और उसके वजह से होने वाली भूख की वजह से होने वाली मौतें, इनके विरुद्ध लड़ने का काम करता है. एग्रीकल्चरल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी खेती सहायता कार्यक्रम. थ्रू दिस प्रोग्राम farmers are given proper information and guidance about the latest technology, irrigation facilities, improved seeds, use of fertilizers and pesticides etc. इस कार्यक्रम के ज़रिए जो किसान हैं हमारे देश में उन्हें आधुनिक तंत्रज्ञान, जो सिंचाई की नई नई तकनीकें हैं उनके बारे में, जो सुधारित बीज हैं, उसके बाद जो खाद और कीटनाशक हैं उसके बारे में सही जानकारी दी जाती है. They can also get weather forecast and other agriculture related information
फ्रॉम दिस असिस्टेंस सेंटर। यानी ये जो सहायता करने वाले जो केंद्र हैं उनके ज़रिए किसानों को जो वेदर फोरकास्ट है, यानी कि जो अभी बारिश कब होने वाली है, कैसी हवा रहेगी, धूप कितनी होगी, कितना टेम्परेचर होगा, ये जो वेदर फोरकास्ट है यानी हवामान की जानकारी, उसके बारे में और खेती के संबंधित जो जानकारी है वो इन केंद्रों पे मिलेगी। In addition, agricultural schools have also been started for farmers. Members of a farmer's family can learn about new technology at these schools. और उसके साथ साथ ही जो खेती संबंधी ज्ञान देने वाले स्कूल हैं वो भी किसानों के लिए शुरू किए गए हैं। और जो किसान के फैमिली मेंबर्स हैं यानी घर परिवार वाले लोग हैं वो नई नई तकनीकों के बारे में इन स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ होल्ड एग्जीबिशंस टू फॉर फार्मर्स, यानी प्रदर्शनी खेती की संबंधित जो उत्पाद संबंधित जो मार्केटिंग कमेटी है वो प्रदर्शनी भी किसानों के लिए लगाते हैं। द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एंड वेरियस पीरियोडिकल्स वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जो हमारा खेती विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है शासन का, वो जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं, टीवी है, हमारे वृत्तपत्र हैं और अलग अलग तरीके के मैगजीन्स जो हैं वो खेती की नई नई तकनीकों के बारे में किसानों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। Now it is possible for all farmers to use these modern methods to increase production. यानी कि अभी कोई भी किसान इन तकनीकों के इस्तेमाल से उत्पाद क्षमता बढ़ा सकता है। The whole country benefits from these efforts. इन प्रयत्नों की वजह से सारे देश को फायदा मिलेगा। Do you know organic farming यानी जैविक खेती, farming that relies on natural organic materials is called organic farming। यानी कि नैसर्गिक प्राकृतिक चीज़ों से या फिर जो जैविक चीज़ें हैं उनसे जो खेती की जाती है उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, यानी कि एक परंपरागत खेती का एक प्रकार है। इन दिस मेथड द न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस इन द सॉइल आर रिटेन्ड, यानी कि जो पोषक मूल्य हैं ज़मीन के वो वैसे के वैसे रखे जाते हैं। द ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन दिस मेथड हैव नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन दोज हु ईट द प्रोड्यूस, यानी कि ये जो फसल है, ये जो अनाज है वो खाने वाले के शरीर पे उसमें कोई भी रासायनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं होता, ऑर्गेनिक जैविक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से खाने वाले के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। द ग्रेन ग्रोन बाय दिस मेथड इज़ न्यूट्रिशियस एंड ऑल्सो गुड टू द टेस्ट, यानी कि ऐसे तरीक़ों से बनने वाला जो खाना है वो बहुत ही पोषक और खाने में बहुत ही अच्छा है। दैट इज़ वाई फार्मर्स हैव बिगन टू ऑप्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स, और उसी वजह से जो किसान हैं वो आजकल के किसान जैविक खेती की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ मैन्योर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि इनमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले खाद का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दीज मैन्योर्स कंसिस्ट ऑफ फिश एंड बोन मील, एनिमल एक्सक्रेटा एज वेल एज डीकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो विघटन हुए पदार्थ हैं जैसे कि पेड़ों से गिरा हुआ कचरा है, एनिमल एक्सक्रेटा यानी कि जो जानवरों की विष्ठा है, या फिर फिश एंड बोन मील जैसे कि मछलियाँ वगैरह का और हड्डियों का जो कचरा है बच जाता है, उन सबको मिला के ये जैविक खाद बनाया जाता है, जिसे कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर क्रॉप शुड बी वाटर्ड ओनली एज मच एज नेसेसरी, जितना पौधों को पानी चाहिए उतना ही फसल को पानी मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा दिया गया तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है।
Care should be taken when using chemical fertilizers and pesticides. Their overuse should also be avoided. यानी कि जो रासायनिक खाद है या कीटनाशक हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए. उनका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए उसे अवॉइड करना ही अच्छा है. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? देयर आर 2 मेन एग्रीकल्चरल सीजन्स, द खरीफ एंड द रबी सीजन. 2 एग्रीकल्चर खेती के 2 प्रमुख सीजन हैं जो है खरीफ और रबी. यूजिंग इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन. यानी कि जो आधुनिक तकनीकें हैं उसके वजह से उत्पाद में बढ़ोतरी हुई है. फार्मर्स कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थ्रू एग्रीकल्चरल असिस्टेंस प्रोग्राम. यानी कि खेती सहायता कार्यक्रम जो है उसके ज़रिए किसानों को खेती के नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिल सकती है. So friends, today we have learned food for all. If you like this video, please share and subscribe this channel. Thank you.